हेलो दोस्तों, देवभूमि उत्तराखंड में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज उत्तराखंड सामान्य ज्ञान का नवा भाग है और आज हम इस भाग में उत्तराखंड का इतिहास शुरू करने वाले हैं। इससे पहले आपको मैं बता दूं कि हम उत्तराखंड का संक्षिप्त विवरण पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने उत्तराखंड का गठन और फिर उसके बाद उनके जिलों का अध्ययन किया। फिर थोड़ा सा हमने प्राचीन भारत के बारे में जाना, ताकि हमें उत्तराखंड के इतिहास से रिलेट करने में कोई दिक्कत ना आए। अगर आपने वो सभी क्लासें नहीं देखी हैं तो आप एक बार उन्हें देख लें, क्योंकि अगर आप उनको अच्छे से एक बार देख लेते हैं तो आपको जो अभी ये जो चैप्टर चल रहा है, ठीक है, उत्तराखंड का इतिहास, आज हम उत्तराखंड का इतिहास विस्तार से पढ़ेंगे तो आपको सुविधा मिलेगी। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं उत्तराखंड का इतिहास, वो भी विस्तार से। तो देखिए दोस्तों, उत्तराखंड के इतिहास को सरल बनाने के लिए 3 कालखंडों में बांटा गया, ठीक है। तो पहला तो है प्राचीन उत्तराखंड। इसकी टाइमिंग जैसे हमारा भारतीय इतिहास है, तो भारतीय इतिहास को भी 3 कालखंडों में बांट कर ही अध्ययन किया गया है। ठीक उसी प्रकार हमारा उत्तराखंड का इतिहास भी बांटा गया है। तो जो प्राचीन उत्तराखंड है उसका टाइमिंग जो रखा गया है वो 25 लाख ईसा पूर्व, यहाँ से ये माना जाता है कि पृथ्वी का निर्माण हुआ। और जो उत्तराखंड है वो जब मानव सभ्यता का प्रारंभ हुआ था तो उत्तराखंड में भी प्रारंभ हुआ था मानव जीवन, ठीक है। तो वहीं से माना जाता है और लगभग 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है, ठीक है। प्राचीन उत्तराखंड लगभग 25 लाख ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक के टाइम पीरियड को कहा जाता है, ठीक। उसके बाद अगर मध्यकालीन उत्तराखंड की बात करें तो मध्यकालीन उत्तराखंड में हम 600 से लेकर 1790 ईसा पूर्व तक देखते हैं। यहाँ पर एक मुख्य बात यह होगी कि जैसे हम भारतीय इतिहास में पढ़ते हैं कि जो मध्यकालीन भारत है वो 7वीं 8वीं सदी से शुरू होकर मुगल काल तक रहता है, जब तक ब्रिटिश का आगमन नहीं होता, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा उल्टा है, क्योंकि ब्रिटिश का आगमन उत्तराखंड में थोड़ी देरी से हुआ है, ठीक है। इसलिए यहाँ 1790 तक जो मध्यकालीन उत्तराखंड है उसे 1790 तक डिवाइड करते हैं, क्योंकि 1790 में ही गोरखाओं का आक्रमण होने के बाद यहाँ का जो शासन व्यवस्था थी, राजवंश व्यवस्था थी, वो थोड़ा सा परिवर्तित हुआ था। और हम जो तीसरा टॉपिक है आधुनिक उत्तराखंड। तो आधुनिक उत्तराखंड का टाइम पीरियड दिया गया है 1790 ईसा पूर्व से लगभग 2000 तक, मतलब 2000 में 9 नवंबर 2000 को हमारा उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ था। तो 1790 ईसा पूर्व से, ठीक है, यहाँ पर गोरखा शासन स्टार्ट हो गया था और 1815 में क्या हुआ था, ब्रिटिश शासन आ गया था। इसलिए इसे हम आधुनिक उत्तराखंड कहते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें आधुनिक उत्तराखंड में हम क्या क्या पढ़ेंगे, तो देख लीजिए क्या क्या पढ़ना है। इसमें हम गोरखा शासन के बारे में पढ़ेंगे। गोरखाओं ने कुमाऊं पर 1790 में आक्रमण करके अपने अधीन कर लिया था। फिर 1804 में गढ़वाल में भी अटैक किया, ठीक है, और अपने अधीन कर लिया। फिर उसके बाद 1815 में जो परमार वंश का अंतिम शासक नहीं कहेंगे उसे, ठीक है, जब 1804 में गोरखाओं ने अटैक किया तो क्या हुआ, सुदर्शन शाह उस समय जो राजा था वो ब्रिटिश शासकों की ओर मतलब चला गया और वहाँ से हेल्प ली, और 1815 में ब्रिटिश शासन की हेल्प से फिर से शासन पर आ गया। लेकिन हुआ क्या, आधा राज्य ब्रिटिश शासन को चला गया और थोड़ा सा भाग सुदर्शन शाह को मिला, जो हम टिहरी वाला क्षेत्र कहते हैं वही। इसके बाद भारत आज़ाद हो गया तो ये यूपी में सम्मिलित हो गया, और यूपी में सम्मिलित होने के बाद उत्तराखंड राज्य की मांग की गई और 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड राज्य की स्थापना की गई। तो आधुनिक उत्तराखंड में तो हम यह भाग पढ़ेंगे, ठीक है, और यह पोर्शन हमारा लगभग लास्ट क्लासेस में होगा। उससे पहले हम पढ़ेंगे मध्यकालीन उत्तराखंड, जिसमें हम चंद राजवंश के बारे में पढ़ेंगे। यह लगभग 1020 से 1025 ईस्वी के आसपास राजा सोमचंद ने चंद राजवंश की स्थापना की थी, तो वो पढ़ेंगे। और फिर उसी के बाद हम गढ़वाल का परमार वंश पढ़ेंगे। अब यहाँ गढ़वाल का परमार वंश क्यों कह रहे हैं, क्योंकि परमार वंश भारत में भी एक परमार वंश रहा है, इसलिए गढ़वाल का परमार वंश या पवार वंश भी बोलते हैं इसे।
और कहीं ना कहीं केंद्र से भी उत्तराखंड का संबंध रहा है, इसलिए दिल्ली सल्तनत और मुगलों से संबंध, इन दोनों के बारे में हम पढ़ेंगे और वो हम साथ ही साथ डिस्कस करते जाएंगे। ठीक है, आप सभी को पता है कि उत्तराखंड में जो भारतीय इतिहास का पोर्शन है वो मात्र 5 से 6 नंबर का आता है। ठीक है, तो 5 से 6 नंबर जो आता है, हम कोशिश करेंगे 2-3 नंबर का हम उत्तराखंड के इतिहास के साथ ही कवर कर दें। ठीक है, बाकी कुछ पोर्शन रह जाएगा तो उसकी हम प्रैक्टिस कर लेंगे या फिर विस्तार से उनको भी पढ़ लेंगे। और अगर इसके अलावा भी आपको भारतीय इतिहास विस्तार से पढ़ना है और ऑनलाइन ही पढ़ना है तो आप स्टडी 91 चैनल में नितिन शर्मा सर की जो क्लासेस हैं वो देख सकते हैं। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है प्राचीन उत्तराखंड। ठीक है, जिसका टाइम पीरियड 25 लाख ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक का है। देखिए यहाँ पर टाइमिंग देखिए कितनी ज़्यादा है। ठीक है, अब इतना ज़्यादा टाइम पीरियड, तो इतिहासकारों ने क्या किया, इस जो टाइम ये समय था जो, इसको थोड़ा अलग अलग करके पढ़ा। ठीक है, और इसको फिर से डिवाइड कर दिया। तो डिवाइड किया तो डिवाइड में एक काल को कह दिया प्रागैतिहासिक काल। ठीक है, और एक को कह दिया आद्य ऐतिहासिक काल और एक को कह दिया ऐतिहासिक काल। अगर इनके भी टाइम पीरियड की बात करें, ठीक है, तो प्रागैतिहासिक काल में हम टाइम पीरियड की बात नहीं करेंगे, यहाँ पर हम साक्ष्यों के आधार पर जाएंगे। ठीक है, स्रोत कि हमें कैसे पता चला कि भैया उत्तराखंड का भी एक इतिहास है। ठीक है, तो हम जब प्रागैतिहासिक काल की बात करते हैं तो जो खुदाई के दौरान कुछ चीज़ें मिलती हैं या फिर कुछ पुरातात्विक साक्ष्य मिलते हैं, ठीक है, उसी के आधार पर हम प्रागैतिहासिक काल को बांटते हैं या फिर अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर केवल पुरातात्विक साक्ष्य है। तो पुरातात्विक साक्ष्य क्या हो सकते हैं हमारे, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है तो यहाँ पे लिख लेना आप, क्या क्या हो सकती हैं। गुफाएं हो सकती हैं, चित्रकार, गुफाओं में जो चित्र बने होते हैं, चित्रकारी, मिट्टी के बर्तन, औजार, और क्या हो सकते हैं। हाँ, मोटी मोटी चीज़ें यही होती हैं। ठीक है, गुफाएं मिली हैं जैसे लाखू उड़ियार, अच्छा गुफा को बोलते हैं उड़ियार। ठीक है, बहुत जगह उड़ियार शब्द मिलेगा, ग्वारख्या गुफा। तो ये हम विस्तार से पढ़ेंगे, लेकिन ये वाला जो टॉपिक है मुझे कठिन लगता है। कठिन इसलिए लगता है क्योंकि यहाँ पर जितनी भी चीज़ें हैं रटने जैसी हैं, यहाँ समझने की बात ही नहीं है कुछ। और जहाँ समझने की बात ना हो उसे आप या तो बहुत पहले ही पढ़ लीजिए या लास्ट में पढ़ लीजिए। मैं तो राय दूंगा आपको, आप ये जो चैप्टर है वो लास्ट में पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, और आद्य ऐतिहासिक काल में ये हम पढ़ेंगे। इसमें अगर हम बात करें इसका मुख्य स्रोत क्या है, तो जो इसके स्रोत है वो साहित्यिक स्रोत। अब साहित्यिक क्या हुआ, तो साहित्यिक मतलब किताबें, पुराण और महाकाव्य। आपने पुराणों के बारे में सुना होगा, स्कंद पुराण, मत्स्य पुराण, वायु पुराण। ठीक है, और महाकाव्य जैसे रामायण, महाभारत। तो इस तरह से आद्य ऐतिहासिक काल का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ ये सब कब लिखे गए होंगे, तो जैसे रामायण की रचना बताते हैं, एग्जैक्ट तो अभी तक किसी को नहीं पता, लेकिन 7-8 हज़ार साल पहले कहा जाता है कि रामायण की घटना घटित हुई थी। ठीक है, महाभारत की भी घटना घटित हुई थी। ठीक है, तो इन सब के बारे में ये आद्य ऐतिहासिक काल में डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है, क्योंकि उत्तराखंड का संबंध महाभारत और रामायण के काल से बहुत ज़्यादा रहा है। ठीक है, और प्रश्न भी आते हैं, इसलिए यह जरूरी है कि हम आद्य ऐतिहासिक काल के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ें। देखिए, अगर हम इसमें बात करें मुख्य स्रोतों की, तो ऋग्वेद एक मुख्य स्रोत है। इसमें उत्तराखंड का प्रथम बार उल्लेख मिला था। ठीक है, उत्तराखंड का प्रथम बार उल्लेख मिला था, ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, तो इस पर ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा ऐत्रेय ब्राह्मण है। ठीक है, ऋग्वेद का ही एक अंश है, भाग है, उसी में आता है ये। ऋग्वेद के अंदर ऐत्रेय ब्राह्मण आता है और उसमें उत्तराखंड को उत्तर कुरु नाम से संबोधित किया गया है। ठीक है, उत्तर कुरु, उत्तर कुरु, अगर आपको याद होगा हमने 16 महाजनपदों के उदय के बारे में जाना था। ठीक है, उसी में एक कुरु महाजनपद होता है, तो कुरु महाजनपद को एक दक्षिणी कुरु और उत्तर कुरु में डिवाइड किया गया। ठीक है, तो उत्तर कुरु में जो आता है, उत्तर में जो आता है वही हमारा उत्तराखंड था। इसके बाद स्कंद पुराण, इसका सर्वाधिक उल्लेख किया गया है हमारे उत्तराखंड का।
ठीक है, इसमें स्कंद पुराण में सर्वाधिक उल्लेख किया गया है उत्तराखंड का। और उत्तराखंड का उल्लेख नहीं किया गया है, किसका किया गया है? केदारखंड और मानसखंड, इन दो नामों का सर्वाधिक वर्ण मिला है। ठीक है, इसीलिए इसे उत्तराखंड भी कहा जाता है। और इसी के नाम से ही हमारा जो उत्तराखंड है, ठीक है, उसका नाम उत्तराखंड पड़ा है, क्योंकि पहले क्या नाम था? उत्तरांचल था। ठीक है, तो केदारखंड को क्या कहते हैं? गढ़वाल मंडल। अभी वर्तमान समय में केदारखंड को गढ़वाल मंडल के नाम से जाना जाता है और मानसखंड को कुमाऊं मंडल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसके अलावा बौद्ध साहित्य। बौद्ध साहित्य बहुत बहुत फेमस था अपने ज़माने में, क्योंकि इसने उत्तराखंड में भी अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था। और काफ़ी सारे जो यहाँ के लोग हैं, ठीक है, जातियाँ हैं, उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था। तो यहाँ पर बौद्ध साहित्य में हिमवंत नाम से उल्लेख किया गया है उत्तराखंड के क्षेत्र को। ठीक है, और अगर बात करें बौद्ध साहित्यों की, जो बौद्धों की जो मुख्य भाषा थी वो पाली थी। ठीक है, तो पाली भाषा में हिमवंत, ठीक, पाली भाषा। और इसके बाद अगर हम ऐतिहासिक काल, जो हमारा मुख्य टॉपिक है अभी प्रेजेंट टाइम में, ऐतिहासिक काल, क्योंकि हम कुलिंद वंश के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये वाले टॉपिक हम कुछ दिनों के बाद ही पढ़ेंगे, क्योंकि इनमें आपको और डिटेल में जाना होगा। और अगर इतिहास को और उत्तराखंड के इतिहास को रोचकमय बनाना है और अच्छे से पढ़ना है, ठीक है, मतलब रटना नहीं है, तो क्या करेंगे? हम यहाँ से पढ़ेंगे ऐतिहासिक काल से। तो इसका जो मुख्य है, इसमें साहित्यिक स्रोत भी पाए जाते हैं। ठीक है, साहित्य मतलब किताबों में भी काफ़ी वर्ण मिलता है, जैसे पाणिनि की अष्टाध्यायी, ठीक है, रामायण महाभारत, इन सब में उत्तराखंड का और इन कुछ राजवंशों का वर्णन मिलता है, जातियों का भी वर्णन मिलता है। ठीक है, कुछ पुरातात्विक स्रोत भी हैं, जैसे कि अभिलेख, जैसे कालसी अभिलेख देहरादून में है। ठीक है, कुछ मंदिर हैं, मंदिरों में वंशावली मिलती है, और कुछ मुद्राएं हैं। ठीक है, तो इसके आधार पर हमने ऐतिहासिक काल का अध्ययन मतलब बांटा है, या फिर हम उसका अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो हम जो सबसे पहला वंश पढ़ेंगे, कुलिंद वंश के बारे में पढ़ेंगे। तो कुलिंद वंश क्या है? पहला राजनीतिक वंश है, इसे पहला राजनीतिक वंश कहते हैं। ठीक है, अब राजनीतिक वंश क्यों कहते हैं? क्योंकि बहुत सिंपल तरीके से समझना आप, अगर पहले जो ज़माना था, कैसा ज़माना था? ठीक है, कोई राजा ना महाराजा हुआ करते थे, पहले एक छोटे से मतलब गांव बना के रहा करते थे लोग। ठीक है, जैसे जैसे आदि मानव ने विकास किया तो उसने खेती करना सीखी, खेती करना सीखे, तो खेती करने के बाद क्या हुआ? वो स्थायी निवासी बने, स्थायी निवासी बने तो फिर स्थायी निवासी बने तो क्या हुआ? स्थायी निवासी बने, स्थायी निवासी बनने के बाद एक गांव के रूप में बना। ठीक है, गांव बना, गांव बनने से वो धीरे धीरे बड़ा होने लगा, और बड़ा होते होते फिर वो जनपद बना। ठीक है, और जनपद बनने के बाद क्या हुआ? जनपद बनने के बाद कोई ना कोई तो शासन करेगा। किसी भी क्षेत्र को या किसी भी परिवार को चलाने के लिए मुखिया की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो बहुत सारी जातियां हो गई, उन्हीं जातियों में से एक जाति रही कुलिंद। ठीक है, प्राचीन काल में कुलिंद को कुलिंद कहा जाता था। तो कुलिंद जो जनजाति थी, उसने एक मतलब अपना थोड़ा सा मतलब शक्ति प्राप्त कर ली और एक वंश स्थापित कर दिया, तो उसी को पहला राजनीतिक वंश कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद हम योद्धा वंश पढ़ेंगे। इसके बीच में अगर हम केंद्र की बात करें तो कुषाण वंश था। ठीक है, कुषाण वंश के बारे में भी जानेंगे। नाग वंश पढ़ेंगे, और पौरव वंश पढ़ेंगे, और कत्यूरी वंश करेंगे। और ये जो है कत्यूरी वंश, ये पहला ऐतिहासिक वंश है, उत्तराखंड का पहला ऐतिहासिक, ऐतिहासिक मतलब शक्तिशाली कह सकते हैं। ये पहला शक्तिशाली वंश था जिसने साम्राज्य विस्तार भी किया। ठीक है, मतलब बहुत सारे जनपदों को जीता। तो कुल मिलाकर अभी भाग 9 में हम ये सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब आप इन सबको लिख लेना, और इसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक है वो क्या होगा? कुलिंद वंश। आपको इन सब के नोट्स भी मिल जाएंगे। ठीक है, और आपको कुलिंद वंश के बारे में जानकारी चाहिए तो आपको पूरा लिखा हुआ नोट्स मिल जाएगा आपको देवभूमि उत्तराखंड .com पर। वहाँ पे आप केवल गूगल में कुलिंद वंश डाल दीजिए, कुलिंद वंश, तो आपको वहाँ से जो देवभूमि उत्तराखंड की वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगी, और कुलिंद वंश की डिटेल से
ठीक है। यहाँ पर तो मैं केवल नोट्स बनाकर ही पढ़ाऊँगा, अगर जिन्हें डिटेल्स में पढ़ना है तो वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। ठीक है। अभी थोड़ी ही देर में या फिर आज या कल को आपको कुनिंद वंश के बारे में भी जानकारी मिल जाएगी। ठीक है। ये देखो, कुनिंद वंश ऐसे लिख सकते हो, कैसे भी लिख लो, या देवभूमि उत्तराखंड भी लिखोगे तो आपको वेबसाइट मिल जाएगी। ठीक है। बाकी हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए